नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की कंबाइंड हम इंग्लिश की क्लास करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसकी क्लास नंबर 4। इससे पहले हमने क्लास नंबर 3 देखी थी, जिसमें हमने जो टेंस है उस पर बेस्ड डीएलएड में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों के, उस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किए थे। तो पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा आपको। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 4 के अंतर्गत हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन, जहां से आपके प्रश्न भर भर के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसको पढ़ेंगे कैसे। सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रेपोजिशन के टाइप होते हैं हिंदी में, उसके अंतर्गत इसकी हिंदी को हम समझेंगे। फिर हम एक पर्टिकुलर, जैसे ऑन हो गया तो उसको लेकर चलेंगे, तो उस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 10 टाइप्स होते हैं जो आपके प्रपोजिशन के, उनकी, और उसी के अंतर्गत हम देख लेंगे जो इनकी हिंदी है। मेन आपको हिंदी बताना है, जिससे आप मतलब जो है वो निकाल सकें। तो सबसे पहला आपका होता है कालवाचक। इसको आपको याद नहीं रखना है, इसके अंतर्गत जो आपके आएंगे उनको आपको समझना है। कालवाचक मतलब कि जो समय से संबंधित हो। आप क्या कहें कि हमें वो प्रपोजिशन, द प्रपोजिशन गिव अस द इंडिकेशन ऑफ टाइम, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो सबसे पहले आपका इस प्रकार से आ जाएगा। आगे के सेंस में आप क्या कहेंगे, अहीड, ए एच ई ए डी, आगे के सेंस में। इसी प्रकार अगर बात की जाए पीछे के सेंस में, तो आप कहेंगे बिहाइंड। ये कुछ इसी प्रकार की हिंदी है, इंग्लिश है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या उसका अर्थ निकल रहा है वो समझ पाएंगे। इसलिए मैं ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी प्रकार अगर बात की जाए पूर्व की, तो उसका मतलब क्या होता है, बिफोर। और इसी प्रकार अगर बात की जाए आपका बाद की, तो आप कह सकते हैं इसका मतलब होता है आफ्टर। ये आपके सभी चारों किससे संबंधित हैं, ये आपके संबंधित हैं समय से। कालवाचक इसीलिए हम इनको कहते हैं। तो इनकी इंग्लिश याद रखिएगा। मैं इसी प्रकार टोटल 10 जो प्रकार हैं प्रपोजिशन के हिंदी में, कालवाचक, स्थानवाचक, उसी प्रकार सबकी हिंदी आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर, जैसे कि ऑन हो गया, उसको लेकर हम चलेंगे। तो ये चारों आपने देख लिए। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा आपका होता है स्थानवाचक, या आप कह सकते हैं द preposition give us the indication of a place, place based आप कह सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से, तो सबसे पहले आप कहेंगे ऊपर के सेंस में, तो ऊपर के लिए आप यूज करते हैं above। इसी प्रकार अगर बात करें नीचे के संबंध में, तो आप क्या कहेंगे, below। इसी प्रकार आप बाहर के संबंध में अगर कहें, तो आप क्या कहेंगे, आउटसाइड। इसी प्रकार अगर भीतर के संबंध में कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, इनर साइड। इसी प्रकार पास के संबंध में कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, नियर। इसी प्रकार पास से ही मिलता जुलता एक और होता है आपका निकट, तो उसके संबंध में भी आप नियर का यूज करते हैं। और अगर आपसे दूर लिखा हो, तो आप वहां पर फार का यूज करते हैं, FAR। तो ये सभी आपके हो जाएंगे प्लेस से संबंधित। सबसे पहले हमने देखे आपके समय से संबंधित, टाइम से संबंधित, फिर हम प्लेस के। अब बढ़ते हैं तीसरे की। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट पीछे जाकर ले सकते हैं वीडियो के। तीसरा आपका है दिशा से संबंधित। दिशा को हम क्या कह सकते हैं कि डायरेक्शन। द या दीज प्रपोजिशन गिव अस द इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बेस्ड आपके कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं उनको समझिए। तो सबसे पहला तो आपका होता है सामने, तो इसकी इंग्लिश आपकी होती है इन फ्रंट। इसी प्रकार अगर बात करें और तरफ के सेंस में आपका एक यूज होता है, कहते नहीं कि मेरी तरफ वो खड़ा है या मेरी तरफ आ जाओ, तो तरफ के लिए होता है आपका टूवर्ड, TOWARD। और तरफ से ही मिलता जुलता आपका क्या होता है, और भी होता है। कहते नहीं कि मेरी ओर आ जाओ, कुछ लोग मेरी ओर को मेरी तरफ कहते हैं कि मेरी तरफ आ जाओ, फिर कुछ लोग कहते हैं और। तो दोनों के लिए आपका टूवर्ड जो है वो यूज होता है। इसी प्रकार आपका होता है आर पार।
आर पार, तो इसके लिए यूज होता है आपका अक्रॉस। इसी प्रकार आपका यूज होता है आस पास, इसके लिए आपका यूज होता है नियर बाई। ये आपका हो गया इसके लिए। और अगर केवल पार लिखा हो, आर पार की जगह केवल पार लिखा हो, तो उसके लिए भी अक्रॉस ही यूज होता है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो ये इतने होते हैं आपके डायरेक्शन बेस्ड, जो कि हिंदी में हम दिशा सूचक कहते हैं। हिंदी से थोड़ा बहुत जोड़ के मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को पूरी इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, कुछ लोगों को हिंदी से ही चीजें समझ में आती है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर मैं इसीलिए समझा रहा हूँ। ये हो गया डायरेक्शन। अब अगला होता है आपका साधनवाचक, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडिकेशन ऑफ मीडियम। दिस प्रपोजिशन, मैं यहाँ पर पहले मीडियम लिख देता हूँ, MEDIUM, इसको हम क्या कहेंगे, दिस प्रपोजिशन गिव अस द इंडिकेशन ऑफ मीडियम। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसे, साधनवाचक। अब देखिए इसमें क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है द्वारा। हम कहते नहीं कि मैं उसके द्वारा पास हो गया, इस प्रकार से। तो द्वारा को इंग्लिश में हम कहते हैं थ्रू, THROUGH, ये होता है थ्रू। इसी प्रकार होता है आपका बलबूते। आपने वर्ड सुना होगा बलबूते, कि मैं मेहनत के बलबूते पास हुआ, तो बलबूते का भी मतलब होता है आपका थ्रू, THROUGH। तो दोनों का ही आपका होता है इसका मतलब। इसी प्रकार मीडियम में ही आपका कारण भी आता है। कारण तो आप सभी जानते हैं, इसका मतलब होता है रीजन। कहते हैं कारण बताओ, रीजन बताओ। इसी प्रकार हेतु आपका होता है, तो वो आपका होता है अर्थ फॉर के संबंध में। इसी प्रकार थ्रू में ही आपका जरिए भी आता है, कि उसके जरिए मैंने काम कराया, उसके थ्रू मैंने काम कराया। ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, इसको समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप सेंटेंस का अर्थ निकाल सकें। क्योंकि जब तक आपको सेंटेंस ही नहीं समझ में आएगा क्या क्या रहा है, तो आप कैसे उसको किसी भी फॉर्म में जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आपके ये हो गए। एक और आपका बचा, वो होता है सहारा। सहारे के सेंस में हम सपोर्ट का यूज करते हैं, तो सभी आप जानते होंगे, SUPPU नहीं होता है, ORT होता है, सपोर्ट। तो ये आपके सभी हो गए, 4 हो गए। अब देखते हैं हमारा पांचवा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पांचवा देखते हैं। पांचवा आपका कह रहा है समतावाचक। समता को हम क्या कहते हैं, तो कह सकते हैं आप इक्वलिटी बेस्ड। तो देखिए समतावाचक में क्या है, जैसे हम कहते हैं नहीं कि आपका वो व्यक्ति उसके समान है, तो समान के सेंस में आप यूज करते हैं इक्वल का, EQUAL। इसी प्रकार तरह का यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है लाइक वाइज, LIKEWISE। इसी प्रकार आपका बराबर के संबंध में भी आपका इक्वल आता है। योग्य के संबंध में आपका अपोजिट आता है, पर उसका यूज आपका इतना नहीं होता है। हाँ, दो आप ये अभी याद रख सकते हैं, जैसा, कि मैंने उसके जैसा काम किया, तो इसके लिए लाइक वाइज यूज करते हैं हम। तो इतना आपके समता में काफी है। छठा देखते हैं, मैं जो केवल जब से ज्यादा यूज होते हैं उन्हीं को यहाँ पर लिख रहा हूँ। छठा होता है आपका विरोधवाचक, यानी कि अपोजिशन। तो अपोजिशन OPPOSITION। अब अपोजिशन में आप क्या कहेंगे, तो सबसे पहले तो आप विपरीत लिखते हैं, तो विपरीत आप सभी जानते हैं अपोजिट होता है। उल्टा होता है तो वो भी आप अपोजिट लिखते हैं। तो विरुद्ध आपका जब पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा, इसमें विरुद्ध कहते हैं अपोज्ड, OPPOSED। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका इससे। तो 6 हो गए। अब देखते हैं हमारा सातवां। सातवां होता है आपका हेतुवाचक, या जिसे हम कहते हैं पर्पस बेस्ड। तो पर्पस लिख देते हैं डायरेक्ट, PURPOSE। जैसे हम कहते हैं कि मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो लिए के सेंस में आप जब बात करते हैं, तो होता है आपका फॉर। या एक और यूज होता है सिवा, कि मैं उसके सिवा और कुछ नहीं खाता, या उसके सिवा, तो इसके सेंस में आपका होता है सॉर्ट ऑफ। अच्छा, ये सब आपके हिंदी आपको स्पीकिंग में भी हेल्प करते हैं, आपको इन सब पता होनी चाहिए नॉर्मल नॉर्मल। तो आप जो
नॉर्मल भाषा में बोलना चाहते हैं अगर इंग्लिश, तो ये सारी चीज़ें बेसिक आपको पता होना चाहिए, तो आपकी स्पीकिंग भी अच्छी होगी, और आपकी स्पीकिंग अच्छी होगी तो अच्छी है बात है आपके लिए। सातवां हो गया। अब बात करते हैं आठवें की। तो आठवां होता है आपका सहचरवाचक, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कॉम्पेनियनशिप कहते हैं। एक स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, COMPANIONSHIP, ये जो है वो कहते हैं। इसमें क्या आता है, जैसे साथ के सेंस में हम कहते हैं विद हो गया, आप सभी जानते हैं, या मात्र के संबंध में आप कहते हैं तो ओनली होता है, आप सभी जानते हैं। और एक भर वर्ड यूज होता है, कहते हैं जीवन भर मेहनत की, तो भर के संबंध में अराउंड का यूज होता है। तो ये सब आपके इसमें आते हैं। नवा आपका देखते हैं, नवा आपका हो जाएगा संग्रह सूचक, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीशन, COMPILATION। इसमें कैसे यूज होते हैं, जैसे कि तक के सेंस में आपका यूज होता है, तो आप क्या लिखेंगे, अंटिल लिखेंगे, या आप कह सकते हैं टू लिखेंगे। यूज आपका इसका जब तक के सेंस में भी होता है। चलिए इसके आगे मैं जब भी वर्ड यूज जोड़ देता हूँ, जब तक के सेंस में। ये आपका हो गया। एक और इसमें आता है समेत वर्ड, कहते नहीं है कि उसके समेत, तो इसका होता है इंक्लूडिंग, INCLUDING। ये आपका नवा हो गया। 10वां और देख लेते हैं, लास्ट। 10वां होता है आपका तुलना बेस्ड, या कह सकते हैं कंपैरिजन बेस्ड। तो COMPARISON, कंपैरिजन बेस्ड। इसमें क्या आता है, जैसे कि हम कहेंगे अपेक्षा, तो उसके सेंस में हम तो कंपेयर का यूज करते हैं। और आप अपेक्षा की बात करें तो आगे की बात करें तो आगे मैंने पहले ही बता दिया था कि उसको हम अहीड के नाम से जानते हैं। चलिए लिख देते हैं इसी में ही, AHEAD। या सामने के सेंस में तो इन फ्रंट का यूज करते हैं, वो मैंने ऊपर बता दिया। तो ये आपके टोटल जो है यहाँ पर 10 हमारे हो गए। तो ये बेसिक हमने सारी चीजें बता दी। अब हम क्या करेंगे, एक एक प्रेपोजिशन को उठाएंगे, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड सेंटेंस देखेंगे, जिससे आपकी समझ अच्छी जो है वो बनेगी। तो सबसे पहला हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑन, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ऑन को हम पढ़ते हैं, तो देखिए कैसे कैसे यूज होता है। सबसे पहले आपका यूज होता है इसका ऊपर के संबंध में, कि आपसे अगर साधारण से अर्थ की बात करें तो के ऊपर के सेंस में इसका अर्थ ही निकलता है। और आप कैसे कह सकते हैं कि जब जो है कोई वस्तु, जैसे आपकी ये एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर कोई बुक रखी हुई है, तो ये टेबल जो है इस बुक से टच हो रही है टच, बिल्कुल हो रही है। तो जब कोई चीज टच करे तो हम उसके सेंस में ऑन का यूज जो है वो करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि माई बुक इज ऑन द टेबल, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर ऑन यूज होगा। माई बुक इज ऑन मैं वहां पर यूज कर रहा हूं, वहां पर ऑन की जगह आपका ओवर, इनटू, या इस टाइप की और चीजें नहीं होंगी। ये आपका होता है पहला तरीका। देखिए अलग अलग सिचुएशन होती हैं, एक ही नहीं होता है कि आपने इतना रट लिया और आपका हो गया ऑन ही हर जगह लगेगा, ऐसा नहीं है। अच्छा मैं और एग्जांपल इसी का बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि माई पेन इज ऑल्सो ऑन द टेबल, अब सेंटेंस को और मैं आगे ऐड कर रहा हूँ तब भी वहां पर ऑन का यूज हो रहा है। तो आपने ये चीज पहली कंडीशन में देखी, जब आपकी जो दो चीजें हैं वो कोई टच हो रही हो, तो वहां पर हम इसका यूज, ऑन का यूज करते हैं। दूसरा आप कैसे समझ सकते हैं, दूसरी कंडीशन अगर आप बात करें तो आप कहेंगे कि अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट ऑन अ बिगर वन, यानी कि किसी बड़े वस्तु पर किसी छोटी वस्तु का होना। जैसे आप देख रहे हैं टेबल आपका एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, बिग ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर बात करें आपका कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो उस सेंस में भी आपका यूज होता है, क्या यूज होता है, यही ऑन। ये आपकी होती है दूसरी कंडीशन। जैसे मैं आपसे कहूं पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, यानी कि पेन टेबल पर रखा हुआ है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं कि रोहित इज सिटिंग
ऑन द एलिफेंट। तो अब यहाँ पर आप देखिए सारी दोनों चीजें, दोनों कंडीशन लगा के देखिए, एलिफेंट और रोहित के बीच में दोनों चीजें टच हो रही हैं क्योंकि रोहित उस एलिफेंट पर बैठा है। आप कहेंगे हो रही हैं, तो आप कहेंगे वहां पर ऑन लगेगा, रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। दूसरी कंडीशन क्या है कि कोई बिग ऑब्जेक्ट है, एलिफेंट आपका बिग ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर रोहित छोटा ऑब्जेक्ट है, उस पर बैठा है, तो वहां पर आपकी ये शर्त फिट बैठ रही है। अब तीसरी शर्त की बात करते हैं। तीसरी शर्त आपकी होती है समय के संबंध में। जैसे मैं आपसे कहूं कि डे हो गया और डेट हो गया, तो इसके साथ भी आपका ऑन का ही यूज होगा। जैसे मैं संडे को गया तो मैं क्या कहूंगा, आई वेंट ऑन संडे। या इसी प्रकार अगर तारीख को लेकर कहूं तो मैं कहूंगा कि वो 29 सितंबर 2020 को आया, आज की तारीख। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, ही केम ऑन 29 दिसंबर 2020। तो वहां पर भी आप देख रहे हैं ऑन, तो आपने क्या देखा, डे और डेट के विषय में भी आपका ऑन यूज होता है। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह यूज होगा, जैसे यहाँ पर भी मैंने जो कंडीशन बताई वो ऐसा नहीं हर जगह यूज होगी। आपको सेंटेंस पढ़ना है, सेंस निकालना है, उसके बाद अपने नियम पुट करने हैं, कौन सा होगा उसके आधार पर आपका होगा। एक और आपका इसी के संबंध में नियम होता है, चौथा, वो होता है आपका तरफ के संबंध में, या किसी तरफ की जब हम बात करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूं हिंदी में कि के तरफ के संबंध में। जैसे मैं कहूं आपसे कि मैं दाईं ओर खड़ा था, तो इंग्लिश में क्या कहूंगा, आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द राइट। तो ऑन का यूज हो रहा है तरफ के संबंध में, आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। इसी प्रकार सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, एक सेंटेंस यहां पर भी मैं लिख देता हूं कि आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट। अब इसको हम क्या कह देंगे, डायरेक्शन चेंज कर दी, तो मैं बाईं ओर खड़ा था, अब ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर भी और की तरफ के सेंस में आ रहा है। अब देखिए के तरफ मैंने बताया था आपको, जो स्टार्टिंग में हमने अलग अलग मीनिंग देखे, तो उससे आप समझ सकते हैं। बाकी आपको ये चार इस प्रकार से पता होना चाहिए कि जो ये चार शर्तें हों वहां पर आपका ऑन जो है आपका लगेगा। बाकी एग्जाम्पल भी मैंने बता दिए, ऑन आपका खत्म हुआ। देखते हैं हमारा दूसरा वीडियो। इसके अलावा समझ में आ रही हो, सारी चीजें पसंद आ रही हो, तो वीडियो को लाइक आप सभी लोग अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। आप ही के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है, जितने ज़्यादा आप लाइक करते हैं उतना ही मेरा भी मन लगता है कि मैं आपको और अच्छे से अच्छे चीज़ें बता सकूं। और वैसे भी आप लोग लाइक कर देते हैं, बाकी जो लोग नए हैं उनके लिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, और बाकी जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी बहुत से ऐसे मेरे छात्र हैं जिनको मैं कभी कहता नहीं हूँ, वीडियो शुरू करने से पहले ही पहले लाइक होते हैं, वो समझते हैं कि मैं उनके लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। बाकी जिनको नहीं करना लाइक, वो उनकी मर्जी है, वो आपकी इच्छा पर है। देखते हैं, चलिए दूसरा दूसरा क्या है, ओवर देखते हैं हम। अच्छा, ऑन से संबंधित आपका अपॉन होता है, अपॉन को देख लेते हैं ताकि दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। अपॉन की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑन टू नहीं लिखा, तो अपॉन के साथ एक चीज और मैं लिख देता हूँ, ऑन टू, ओ एन टी ओ, इसका भी यूज किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं कहाँ होता है, तो आप कहेंगे कि जब पर के सेंस में तो सबसे पहले यूज किया जाता है कि हम बात करते हैं जैसे इन और ऑन की, तो पर के सेंस में यूज होता है। पर कंडीशन ये हो सकती है कि जब गति की बात हो, मोशन की बात हो, जैसे मैं आपसे कहूं कि द कैट जम्प्ड डैश टेबल। अब यहां पर जो कैट है वो टेबल पर जंप कर रही है, तो मोशन हो रहा है, जो बिल्ली है वो क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो यहां पर आपका पर के सेंस में अपॉन आएगा। बात को समझिए, ऑन भी पर के सेंस में ही आता है, पर वहां पर मोशन की बात नहीं की जाती है, किसी भी प्रकार की गति की बात नहीं की जाती है, तो इसलिए यहाँ ऑन नहीं आएगा, अपॉन आएगा। तो दो मैं क्या कहूंगा, बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, या द कैट जम्प्ड अपॉन टेबल। इसी प्रकार और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एक मकड़ी मेरे सिर के ऊपर गिरी,
मैं क्या कहूंगा, अ स्पाइडर फेल, फेल मतलब होता है गिरना, अपॉन माई हेड। तो ये आपके इसी प्रकार के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि एक तोता पेड़ पर बैठ गया, तो मैं क्या कहूंगा, अ पैरट सैट अपॉन द ट्री। अब यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्या, मैंने, चलिए मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि अ पैरट सैट अपॉन द ट्री। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक तोता पेड़ पर बैठ गया। अब यहाँ पर तो गति आपको समझ में कैसे आ रही है कि तोता जो है वो वहां पर तो बैठ गया पर आया तो उड़कर ही है, यानी कि गति के मोशन से होकर आया है। यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि गति से होकर आया फिर उस पर बैठ गया, तो वहां पर भी आपकी गति हो रही, तो वहां पर भी आपका अपॉन ही आएगा। जब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पर अपॉन जो दे रखा है, यहाँ पर डैश दे रखा होगा, खाली जगह दे रखी होगी, आपको फिल करना होगा। तो ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, वो गतिशील होकर एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि कोई एक स्मॉल ऑब्जेक्ट जो है, इस पर से एक कोई बड़े ऑब्जेक्ट पर आपका गतिशील होकर आ जाता है। ये भी आपकी एक शर्त के अंतर्गत ही आती है। समझिए, जैसे जैसे बिल्ली जो है वो कूद कर टेबल पर आ गई, तो बिल्ली आपका एक कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर किसी चीज को नहीं लेना है। जो बिल्ली की बात की जा रही, उस स्मॉल ऑब्जेक्ट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ये कूद कर किसी बड़े ऑब्जेक्ट पर आ गई है, बाकी पहले वो कहाँ थी वो परिभाषित नहीं किया जाता है। तो आप यही कहेंगे कि कोई स्मॉलर ऑब्जेक्ट कूद कर बड़े ऑब्जेक्ट पर, और अधिकतर सेंस इसमें ऊंचाई का ही निकाला जाता है कि ऊपर की दिशा में गतिशील होकर एक बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाए, तो वहां पर भी आपका अपॉन ही यूज होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई जम्प्ड, अच्छा जंप्ड वाला मैंने करा दिया है, तो थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या होगा, एक ही जैसे सब एग्जाम्पल हो जाएंगे तो आपको वेरिएशन नहीं समझ में आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ब्रूम केम अपॉन द टेबल बाई इटसेल्फ। और यहाँ पर जो अपॉन दे रखा है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स लिखा होगा। सेंटेंस आपका है ब्रूम केम डैश द टेबल बाई इटसेल्फ। मतलब क्या है इसका, ब्रूम मतलब होता है झाड़ू, झाड़ू जो है वो अपने आप टेबल पर आ गया। टेबल लिखा है ना, अपॉन द टेबल बाई इटसेल्फ, अपने आप से। अब समझ में आपको आ रहा है कि जो मैंने स्टार्टिंग में हिंदी बताई थी इटसेल्फ इन सब की, वो कैसे यूज होगी। आप इस सेंटेंस का अर्थ निकालेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे कि सेंटेंस क्या कह रहा है। तभी तो आप यहाँ पर समझेंगे कि जो आपका एक छोटे ऑब्जेक्ट से छोटा ऑब्जेक्ट कोई बड़े ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, तो यहाँ पर आपका अपॉन जो है इसीलिए आ जाएगा। और ये जो मैंने सेकंड वाला ऑन टू लिखा था, इसकी अगर बात करें तो इसका भी यूज पर के ही सेंस में होता है, आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाता। मैं एग्जांपल में कह दूं, जैसे कि आम पेड़ के ऊपर से गिरा, तो आप क्या कहेंगे, द मैंगो फेल ऑन टू द ट्री। इस टाइप की चीजें होती हैं। या मैं कहूँ कि मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया, तो आई जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स। इस प्रकार से एग्जाम्पल होते हैं, पर आपसे ही ज्यादा नहीं पूछा जाता। अपॉन और ऑन खूब पूछा जाता है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। बता मैंने ऑन टू भी दिया है ताकि कोई चीज आपकी छूटे ना। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि है आपका ओवर। यहाँ पर नंबर मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ ओवर। आपका जो है वो नेक्स्ट प्रोपोजिशन हो जाएगा। अब ओवर की बात करें तो इसका किस सेंस में आता है, तो इसका भी सेंस वही होता है, ऊपर के संबंध में, के ऊपर के संबंध में। यूज की अगर बात करें तो सबसे पहली कंडीशन इसकी होती है कि बिना छुए हुए, इसका इस्तेमाल के ऊपर बिना छुए हुए के अर्थ में होता है। तो मैं पहले में विदाउट टच लिख देता हूं, ताकि ताकि कीवर्ड से आपको समझ में आता रहे। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें कि कैसे, तो आप क्या कहेंगे, मैं रस्सी के ऊपर से कूदा। तो अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, आई जम्प्ड डैश द रोप। अब आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मैंने क्या बताया
कि जब विदाउट टच की बात करें, जैसे रस्सी होती है इस प्रकार से आपकी होती है, कोई आता है तो इस साइड से कूदता है, ये तो आपकी 3D में यहाँ पर नहीं बन पाएगी, तो इसी के ऊपर से कूदा जाता है, तो हम क्या कहेंगे, आई जम्प्ड डैश द रोप, मतलब ओवर द रोप। समझ रहे हैं आप कि जब बात की जाए ऊपर से बिना छुए हुए, तो अबव विदाउट टच के सेंस में इसका यूज होता है। इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स, कि मेरे या हमारे सिर पर एक छत है, तो सिर जो है इस प्रकार से उसके ऊपर तो छत होगी आपकी, तो इसके सेंस में हम बोलते हैं कि देयर इज अ रूफ ओवर आवर हेड्स। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि सर से छत छू रही है, नहीं छू रही है, तो उसी सेंस में हम इसका यूज करते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरे कंडीशन की बात करें तो क्या कह सकते हैं आप कि इसका इस्तेमाल जो सभी जगह है उसके अर्थ को बताने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो क्या कहूंगा, जैसे कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल डैश द वर्ल्ड। ये आपका सेंटेंस होगा। अब यहां पर मैंने क्या सेंस बताया आपको, सभी जगह, यानी कि जो भाषा है, अगर आप इसकी हिंदी निकालेंगे सेंटेंस की, कि अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है, सभी जगह बोली जाती है, तो उस सेंस में भी आपका ओवर का यूज होता है, यानी कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ रहे हैं आप कि किस प्रकार से आपके सारे रूल यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको भैया करना है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, कथा कहानी की तरह यहाँ देखेंगे, कुछ भी दिमाग में नहीं रहेगा, जब पेपर में आता है तो सब एक जैसा लगता है, क्योंकि देखिए पर के सेंस में आपका ऑन भी होता है, ओवर भी हो रहा है, तो सब जब एक ही जैसे होंगे, जब पेपर में आएगा तो सब एक ही जैसा आपको लगेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए और ये जो रूल बताए जा रहे हैं इनको अप्लाई कीजिए, तब आपका कैसे भी घुमाकर प्रश्न पूछे जाए आप आसानी से कर लेंगे। एक और यहाँ पर रूल लगता है, पहला रूल विदाउट टच, दूसरा सभी जगह के सेंस में, और तीसरा होता है आपका से अधिक के सेंस में। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या कह सकता हूं कि जैसे राहुल 50 उम्र से अधिक है, या हम कहें इंग्लिश में कि राहुल इज ओवर 50, तो आप समझ रहे हैं कि से अधिक के भी सेंस में राहुल और इज और डैश 50। अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप फिल कीजिए, क्या प्रेपोजिशन फिल कीजिए, तो आप क्या कहेंगे, से अधिक के सेंस में भी होगा, तो ओवर यहां पर भी आपका हो जाएगा। तो ये आपके 3 कंडीशन होते हैं किसकी, ओवर की। सेंटेंस भी मैं साथ में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखते हैं हमारा अगला, यानी कि विद इन, WITHIN, ये आपका क्या है, विद इन। विद इन की अगर बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, समय अवधि जो है उसके जब अंदर की बात की जाए, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, समयावधि जो है इसके अंदर की बात की जाए, या इंग्लिश में हम इसको क्या कहेंगे कि विद इन अ टाइम पीरियड, ये आपका हो जाएगा। इसी को आप दूसरे सेंस में भी कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल समय के खत्म हो जाने से पहले के अर्थ को बताने के इस्तेमाल में होता है। एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे कहूं तो क्या कह सकता हूं, आई कैन रन 1 किलोमीटर विद इन 5 मिनट्स। चलिए एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। एग्जाम्पल आपका जैसे हो जाएगा, आई कैन रन 1 किलोमीटर विद इन 5 मिनट्स। अब अगर इसकी हिंदी की बात करेंगे तो क्या निकलेगी कि मुझे 1 किलोमीटर दौड़ने में 5 मिनट से भी कम समय लगता है। तो मैंने क्या बताया आपसे कि समय के खत्म हो जाने से पहले के अर्थ को बताने के लिए या समयावधि के अंदर के समय को बताने के लिए हम यूज करते हैं विद इन का। तो यहाँ पर विद इन जहाँ दे रखा है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछा होगा और आपको बताना होगा। और क्या हम एग्जाम्पल कह सकते हैं,
तो आप और एग्जाम्पल इसी प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। आप बहुत बार कहते हैं कि मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा, तो बस वही आपका यहाँ पर विद इन यूज होगा, आई विल कम विद इन 5 मिनट्स। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। और समय चेंज करके आप बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैं 5 घंटे के अंदर वापस आऊंगा, आई विल कम बैक विद इन 5 आवर्स। इसी प्रकार दिन में भी कह सकते हैं, दिन के सेंस में कि ही हैज कम बैक विद इन जस्ट 2 डेज, यानी कि वो 2 दिन में ही वापस आ गया है। या कह सकते हैं कि आई विल कम होम विद इन 2 मिनट्स, मैं 2 मिनट के अंदर पर मैं 2 मिनट के अंदर घर आ जाऊंगा। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यही आपकी एक इसमें विद इन में शर्त होती है। तो जो मेन पॉइंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ, ऐसा ना हो कि मैं बता बहुत सारी चीज़ें दूँ फिर आपको समझ में कुछ ना आए। तो जो जो पॉइंट्स आप समझ सकते हैं, पेपर में कर सकते हैं, उन्हीं उन्हीं को लेकर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देख लेते हैं एक और हम, फिर उसके बाद बाकी बचे जो है वो हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए आपका लास्ट देख लेते हैं, देन देख लेते हैं। तो देन में एक ही आपकी शर्त होती है, क्या होती है, जब बात की जाए कंपैरिजन या तुलना की, तो हम कह सकते हैं तुलना के लिए प्रयोग होता है, या यूज्ड फॉर कंपैरिजन आप कह सकते हैं, COMPARISON। एग्जाम्पल की बात करें तो मैं क्या कहूँ कि कोई सेंटेंस ले लीजिए, मैं तुमसे बेहतर हूँ, कोई कह रहा है तो आई एम बेटर देन यू, तब तुलना की बात हो रही है। मैं एग्जाम्पल एक लिख भी देता हूँ कि आई एम बेटर, यहाँ पर डैश दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए यहाँ पर क्या फील होगा, तो आप क्या कहेंगे, कंपैरिजन की बात की जा रही दो लोग की, मैं तुमसे बेहतर हूँ तो बेटर देन यू आपका हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम कह सकते हैं वी आर टॉलर डैश ही, अब यहाँ पर भी कंपैरिजन की बात की जा रही कि जो है हम उससे जो है वो लंबे, तो जब कंपैरिजन की बात की जाए तो आप क्या फील करेंगे, देन, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा वी आर टॉलर देन ही, यानी कि हम उससे लंबे हैं, ये इसका अर्थ जो है वो निकलेगा। तो यही मेन इसमें होती है शर्त आपकी, तो याद रखिएगा। अब बाकी जो बचे हैं वो देखेंगे हम नेक्स्ट वाले में। एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे डीएलएड से। अब जो मैंने पढ़ाया है या नहीं है उसको हम देख कर यहाँ प्रश्न नहीं पूछ रहे, मैं डायरेक्ट प्रपोजिशन से बेस्ड प्रश्न पूछ रहा हूँ। और प्रश्न जो आपका पूछा गया था वो सबसे लेटेस्ट में पूछा गया था, पर लेटेस्ट वाला आपका सरल था। चलिए 2018 वाला मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आई प्रिफर मिल्क डैश टी। ए ऑप्शन है आपका फ्रॉम, बी ऑप्शन है आपका टू, सी ऑप्शन है देन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इन चारों में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। अभी मैंने सारे पढ़ाए नहीं है, ये तो मैंने आपसे प्रीवियस ईयर में आया था, कब आया था वो भी मैं लिख देता हूँ, इसीलिए पूछ लिया ताकि आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो। डीएलएड के 2018 के फोर्थ सेमेस्टर के पेपर में जो है वो पूछा गया था, क्योंकि वीडियो फोर्थ सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर सेमेस्टर भी जो है वो लिख दिया है कि फोर्थ सेमेस्टर में जो है वो पूछा गया था। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अब जब आपको टॉपिक पता है कि प्रपोजिशन इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में भी आएगा, तो पहले से पढ़ेंगे आप तो आपको पढ़ाई हुई चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो कोशिश कीजिए ये टॉपिक उठाइए और इसको पढ़िए। इसी के साथ हमारे आज का पार्ट जो है यानी आज की क्लास जो है वो समाप्त होती है। आज छुट्टी में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके प्रत्येक बच्चा अवश्य जाइएगा, ताकि इसी प्रकार मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ी बहुत हमारे लिए मेहनत इसी प्रकार लाइक करके जो है वो करते रहिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य जाइएगा, ताकि आगे कोई वीडियो आए तो आपसे मिस बिल्कुल ना हो, क्योंकि पेपर की अंतिम तारीख तक इसी प्रकार मैं आपके लिए जुटा रहूँगा। और उसके साथ साथ अगर बात करें टेलीग्राम चैनल की, तो नहीं जुड़े हो तो ऐड हो जाइएगा, क्योंकि वीडियो के नोटिफिकेशन कुछ लोगों को नहीं मिलते हैं, वो भी वहाँ मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ कोई न्यूज़ वगैरह कोई अपडेट वगैरह आएगी तो भी वहीं प्राप्त जो है आपको हो जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।